डियर फ्रेंड्स, आज 5 दिसंबर और आज का कोट्स है, हमारा शुभ विचार है, इफ़ यू हैव टू सी देन सी द स्पेशलाइज ऑफ ईच अदर, इफ़ यू हैव टू लीव समथिंग लीव वीकनेसेस। और इसके साथ ही आज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट डे है, जिसका आपको बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि ये इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हर साल 5 दिसंबर को यूएन जनरल असेंबली जो 1985 में पास किया था उससे मनाते आ रहे हैं। It offers an opportunity for voluntary involving organization and individual volunteers to promote volunteerism, encourage government to support volunteer efforts and recognize volunteer contribution to the achievement of the sustainable development goals at local, national and international level. At present, COVID-19, the rapidly changing nature of novel COVID-19 has placed significant and increasing restrictions on the freedom of movement of peoples across the globe. Within countries and across border, local authorities may also impose health screening measuring for the travels. So the International Voluntary Day is celebrated by many non-governmental organizations, civil society and the private sector, among others. It is also marked and supported by the United Nations Volunteers programs. United Nations Voluntary coordinates a campaign to promote International Voluntary Day every year, building on the impact volunteers have in communities nationally and globally for peace and development. In 2018, the focus of International Voluntary Day is not only to celebrate volunteerism in all its facts, but also the highlights the role the volunteers plays in building resilient communities. It is worth nothing that current estimated equal the global volunteers workers to 109 million full-time workers. 30% of volunteering that take place formally through organizations, associations and groups, and 70% occur through informal engagement between individuals. All over 60% of the informal volunteers are women, youth and senior citizens. So हम सबको जो हमारे कार्यकर्ता सेवा में काम करते हैं, आज कोविड-19 में का ये जो कोरोना का मारामारी है, बड़ा हैरानी होता है मुझे इस बात पे कि लीडर्स जो जनप्रतिनिधि हैं वो लाखों की भीड़ में लगाते हैं, वोट मांगते रहते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे किसान आज लाखों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बाज़ारों में भी, कई बाज़ारों में देखा गया है कि बहुत सारे भीड़ भाड़ हैं, चाहे वो दिवाली के वक्त में हो या अन्य मौके पे हो, वहाँ कहीं कोई कोरोना नहीं दिखता। लेकिन एक मध्यम फैमिली, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए कोरोना का बहुत बड़ा मार है। वो कमा नहीं रहे हैं, उनका बिजनेस बंद है, उनकी नौकरियां छूटी हुई है और इस तरह से जो गरीब हैं वो गरीब हैं, जो मध्यम है वो भी गरीब होते जा रहे हैं। इस तरह से हम आपको देखें कि कुछ परसेंटेज जो कॉरपोरेट हाउस हैं या जो बिग हाउस हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, लीडर्स हैं, वो मज़े कर रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे हैं। जो मध्यम परिवार हैं और जो शोषित हैं, दलित हैं, नीचे हैं, वो जो है गरीब से गरीब हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह से ये जो है लोग शासन करते हैं या किस तरह से ये व्यवस्था, किस तरह से ये निर्माण की बात करते हैं, नव निर्माण की बात करते हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं। ये जो है आर्थिक जो तोड़ है या आर्थिक जो मार पड़ी है जनता के बीच में,
ये करा रही है। तो इस पे जो है हमें विचार करने की ज़रूरत है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और ANP दोनों मिलकर करके लगातार इस पे काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत मिले और लोग जो है आत्मनिर्भर बन कर करके किसी पे आश्रित ना हो करके वो आगे बढ़ें और मुंह तोड़ जवाब दें जो लोग गलत मंशा से इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। तो आइए आज हम भ्रष्टाचार और मानवाधिकार की किताब का, जैसा कि मैंने राजनीतिक की भ्रष्टाचार के बारे में बताया, कल हमने पुलिस के बारे में बताया, और आज हम आपको न्यायपालिका का भ्रष्टाचार जो हमारे बुक पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है उसे आप पढ़ेंगे। आप तक वो किताब नहीं है तो आप ले जाएं हेडक्वार्टर से, और हमारे वेबसाइट के ऊपर भी लोड है तो उसको देख सकते हैं। और हम आपको वीडियो के मार्फत से जो हम आपको बताते हैं वह है कि आज हमारे भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है। विगत कुछ दशकों से हमारे यहाँ कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों पर कई बार उंगलियां उठी, कई मामले न्यायालय में भी गए। न्यायालय ने अपने निष्पक्ष फैसले से देशवासियों के मन में यह विश्वास जगाया है कि तीनों स्तंभों में से न्यायपालिका अभी भी उनके हितों की रक्षक बनी हुई है। हमारे यहाँ न्यायपालिका की छवि काफ़ी उज्जवल मानी जाती है। हमारे देश की उच्च अदालतें पूरी तरह से निष्पक्ष मानी जाती है, उनके फैसलों में पारदर्शिता झलकती है। ऐसे में भारतीय न्यायपालिका के दामन पर दाग नहीं है, फिर भी कुछ छींटे पड़ने लगे हैं। मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक की कड़ी काफ़ी लंबी है। इसी कड़ी को मजबूत और संतुलित बनाए रखने का प्रयास भी किया गया है। निचली अदालतों के फैसले में विलंब को लेकर काफ़ी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। साधारण से मुकदमे में 10 साल या 20 साल लग जाते हैं। हालांकि अदालतों में जो विलंब होता है उसके लिए न्यायालयों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मुकदमों के दोनों पक्षों को समन जारी होते हैं। कई बार वे समन नहीं लेते। जिसका पक्ष कमजोर होता है वह चाहता है कि मुकदमे का फैसला हो ही नहीं, अगर हो तो विलंब से हो। ऐसे में लोग गवाही को तोड़ने में लग जाते हैं। गवाहों के बदलने से पूरे मुकदमे का रुख ही बदल जाता है। निचली अदालतों में इसलिए विलंब होता है, इसमें अदालतों को दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ अदालतों में जरूर देखा गया है कि छोटे छोटे केसों में तारीख पर तारीख लगती रहती है। पैरवी करने वाले लोग अपनी एड़ियां रगड़ते रहते हैं। कुछ लोग युवावस्था से मुकदमा लड़ते लड़ते वृद्ध हो जाते हैं, तो कुछ लोग जवान वृद्ध होकर काल के गाल में समा जाते हैं, पर उनके मुकदमों का निपटारा नहीं हो पाता। आपराधिक केसों में पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट भी काफ़ी मायने रखती है। निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के विरोध में जब कुछ लोग ऊंची अदालतों में जाते हैं तो वहां भी मुकदमों की लंबी फेरिस्त होती है। ऐसे में वहां भी न्याय मिलने में बरसों लग जाते हैं। उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में जाने वाले मुकदमे भी जल्दी निपटारे नहीं हो पाते, क्योंकि वहां भी मुकदमों की भारी भरकम फाइलें पहले से ही मौजूद होती है। सच कहा जाए तो हमारे यहाँ न्याय मिलने में देरी न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। कहा जाता है कि न्यायालय में विलंब करना न्याय को नकारना होता है। न्यायालय में विलंब के लिए सिर्फ न्यायपालिका ही दोषी नहीं है, इसके लिए किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से अन्य विभाग भी जिम्मेदार होते हैं। न्यायपालिका में इधर कुछ वर्षों में कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ उंगलियां उठ रही है। भारत में न्यायाधीशों को उनके पदों से हटाने की कार्रवाई काफ़ी जटिल है। यह आसान नहीं है कि किसी को उसके पद से आसानी से हटा दिया जाए। ऐसे में संसद की सहमति होना जरूरी है और बड़े बहुमत के सहारे उस प्रस्ताव को पास किया जाना भी जरूरी होता है। ऐसे में यह मामला टेढ़ी खीर साबित हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद मामला धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से अब छूट-फूट आरोप बड़े जजों पर भी लगने लगे हैं। इससे न्यायपालिका के ऊपर भी कीचड़ उछलने लगा है। मेरा मत है कि भारत में निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में 1500 निचली अदालतों की और ज़रूरतें हैं। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। इन जगहों पर सैकड़ों की संख्या में न्यायाधीशों की भी कमी है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से ऊपरी तथा निचली अदालतों के फैसले में तेजी आएगी। ये दोनों कदम शीघ्र उठाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि देश में शीघ्र ही न्यायिक आयोग का गठन हो, जजों की नियुक्ति में पक्षपात बंद हो तथा अदालतों द्वारा जारी किए गए समनों को न लेने या अन्य तिरकमों के द्वारा मुकदमों को लंबित करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे
लोग जो न्याय में विलंब के लिए जिम्मेदार हैं वे न्याय को नकारने वाले बन जाते हैं। ऐसे लोग अपराधियों की तरह ही दोषी हैं। इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यायिक आयोग के गठन की बात को सरकार को सार्थक साबित करना चाहिए। इसके साथ ही जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लानी होगी और जिन जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको हटाने के लिए समय पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को लंबित करने से गलत संदेश जाता है। अगर जज दोषी है, उस पर महाभियोग लगता है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वह संसद के सभी पक्षों से मिलकर उस जज के खिलाफ बातें स्पष्ट रूप से बताएं तथा महाभियोग पास कराने का पूरा प्रयास करें। उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। हमारे देश में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी जेल की हवा खा चुके हैं। इससे समाज में एक नया संदेश गया है कि न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है। लोग न्यायपालिका की खुले मन से सराहना करते हैं। ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका स्वयं ही आरोपों से घिर जाएगी तो लोगों को काफ़ी पीड़ा होगी, क्योंकि न्यायपालिका अभी भी लोगों के लिए आशा की किरण बनी हुई है। चारा घोटाला से लेकर 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम की घोटाला जैसे मुकदमे में न्यायपालिका ने अच्छी भूमिका निभाई है। इसके लिए खुले मन से न्यायपालिका की तारीफ की जानी चाहिए। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों में भी कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सबको समय पर सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आज जो पिछले सरकारों की बहुत सारे घोटाले हैं, आज जो सरकार है वो घोटाले अभी जो है अंधभक्तों को दिख रहा है कि सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में जो सदी का सबसे बड़ा घोटाला, कई तरह के घोटाला, जिसमें एक इलेक्शन घोटाला आएगा और बहुत बड़ा घोटाला आएगा, एक मीडिया घोटाला आएगा जो बहुत बड़ा घोटाला आएगा, एक न्यायपालिका घोटाला भी आएगा जो बहुत बड़ा घोटाला आएगा, और एक कॉरपोरेट हाउस का घोटाला। तो इस तरह से 3, 4, 5 घोटाले जो है, बहुत बड़े बड़े घोटाले आपके बीच में आएगा। इसका इंतज़ार कीजिए। और ये सब घोटाला हमारे जो जनप्रतिनिधि की नियति और उसके काम करने के तरीकों की गलत तरीके से आएगा। और हमारी जो जनता है, जो मुकबधित और शोषित, दबित और देखते रहती है और जय जयकार करती है, उनको कुछ और नहीं दिखता। वो जो मीडिया दिखाती है उसको देख करके उस पर विश्वास करके आगे बढ़ती है। तो ये जो हमारी समस्याएं हैं वो बनी रहेगी। आगे बहुत सारी बातें होंगी। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एम.यू. दुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।